अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए तो कैसे हैं आप सब, क्या हाल अहवाल है जनाब। उम्मीद है, दुआ है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आप सबसे कहना चाहती हूँ दो बातें। एक तो वो तमाम सुनने वाले जिन्होंने अभी तक दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन सबको बता दूं कि उस चैनल पर भी कुछ पुराने नावल्स अपलोडेड हैं और आप सब जो है वो नावल सुन सकते हैं और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं उस चैनल पर भी अपलोड्स जो हैं वो स्टार्ट करूं। अगर आप लोग रिस्पांस नहीं देंगे तो फिर मेरा दिल कैसे करेगा उस चैनल पर नई अपलोड्स करने के लिए। तो प्लीज़ उस दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, उर्दू नोवेलिया बाय निघत डायरी। और दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि आप लोग प्लीज़ मेरी पोइट्री वीडियोज़ भी सुन लिया करो यार। छोटी छोटी सी वीडियोज़ होती हैं, आप लोग वो नहीं सुनते और ये नावल की एपिसोड जो है वो 1-1 घंटे की होती है, वो आप लोग आराम से सुन लेते हो। ये तो ज़्यादती है ना फिर आप लोगों की कि मेरी छोटी सी बात आप नहीं सुनते और इतनी बड़ी आप सुन लेते हैं। तो जनाब, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा वक्त जो है मेरी पोइट्री वीडियोस को भी दे दिया करें और उस पर अपने जो है वो कमेंट्स भी दिया करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आप लोग वाकई सुनते हैं। और अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो फिर सोच लीजिए, मैं भी फिर कुछ ना कुछ करूँगी आप सबसे बदला लेने के लिए। मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी एपिसोड नहीं दूंगी, अपलोड नहीं करूंगी और एपिसोड का ड्यूरेशन और कम कर दूंगी। फिर ठीक रहेगा ना, आप सबके साथ भी ऐसे ही करूंगी मैं, यकीनन देख लीजिएगा। फ़िलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। नावल जिसका नाम है मीकाइल, मुसन्निफ़ा है अदीना खान, किस्त नंबर 3। जय को स्कूल से लेकर वो घर आई तो अन्ना भी खाना बना रही थी। अन्ना, आप रहने देती, मैं खुद आकर बना लेती, आप आराम किया करें, वो मसनूई खफगी से बोली। अरे मेरा बच्चा, कुछ नहीं होता, ठीक हूँ मैं। अरे मेरा लड्डू आ गया स्कूल से, वो गनवा को जवाब देती जय की तरफ पलटी जो मुंह फुलाए खड़ा था। फिर छोटा सा बनी वाला बैग लिए कमरे में चला गया। अन्ना भी ने इशारे से वजह पूछी। गनवा कंधे उचकाते लाइल्मी का इजहार कर गई। वो अंदर आई तो जय सोफे पर औंधा पड़ा था। गनवा लब दबाए बेड पर बैठ गई। वो जानती थी जब दिल करेगा उसे बताने आ जाएगा, क्योंकि उसने बातें छुपाना नहीं सीखा था। उसने कनखियों से देखा तो वह सोफे से उतरता दिखाई दिया, फिर मुंह ही मुंह में बोलता हुआ बेड के पास आया और काफी तगदो के बाद ऊपर चढ़ते उसकी गोद में आ बैठा। मम्मी, जय स्कूल नहीं जाएगा, उसने दोनों नन्हे मुन्ने हाथों से उसका चेहरा पकड़ते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ मेरी जान? गनवा ने उसकी पेशानी चूमते हुए पूछा। वो जो मिस है ना, वो जय को बार बार प्यार कर रही थी और अपनी गोद में लिए रखा, कोई फ्रेंड भी नहीं बनने दिया। उसने मुंह बसोरा। क्यों, मम्मी भी तो आपको बहुत सा प्यार करती है ना? गनवा ने हैरत से पूछा। हाँ, पर मम्मी मेरी है, लेकिन वो मेरी नहीं है। जय को और किसी की पारी अच्छी नहीं लगती। वो उसके कंधे पर सर रख गया। मेरी जान, वो उसे थपकने लगी और उन्होंने कहा, ये बेबी बहुत क्यूट है, मैं इसको अपने घर ले जाऊंगी। वो मजीद जज्बाती हुआ। मेरी जान, वो मजाक कर रही होंगी। अच्छा मेरी बात गौर से सुनो, मैं कल आपके साथ जाऊंगी और बोलूंगी मेरे बेटे को कोई भी तंग ना करे, उसे ना प्यारी करे और ना ही अपनी गोद में ले, ठीक है? उसने जय का चेहरा अपनी तरफ किया। नो, जय स्कूल नहीं जाएगा, वो ऐसे ही आर्मी मैन बन जाएगा, वो जिद्दी अंदाज में कहता बेड से नीचे उतर गया, जबकि गनवा आंखें फैलाए देखती रह गई। आखिर क्यों ये टीचर्स बच्चों के साथ बैलेंस नहीं रखती, किसी को बहुत मारती हैं तो किसी की जान ही नहीं छोड़ती। सब चीज़ें एक हद तक ही अच्छी लगती हैं। हाय, कितनी मुश्किल से राजी किया था स्कूल के लिए, अब क्या करूं? वो महज सोच कर रह गई। वो अभी उठने ही लगी थी तभी उसका फ़ोन बजने लगा। जोया कॉलिंग देखते ही वो ओके करती कान से लगा गई। अस्सलाम वालेकुम जोया, कैसी हो? वो खुशगवार लहजे में बोली। अपिया? जोया की सहमी हुई आवाज़ पर वो ठिठक गई। जुई, क्या हुआ है? अम्मी और अब्बू तो ठीक है ना? उसे तशवीश लाहक हुई। अपिया, आज अब्बू की खाला आई थी, वो अब्बू और भाई को काफी सुनाकर गई हैं। आप? वो कुछ कहते कहते रुक गई। ओहो, उनकी तो आदत ही है, अब क्या नया शोशा छोड़ दिया, आगे बोलो, उसने बेजारी से पूछा। उन्होंने अब्बू को कहा है, वैसे वो बहुत दीनदार बनते हैं, मगर अपनी बेवा बेटी को अकेले इतनी दूर छोड़ रखा है और भाई को भी बुज़दिल कहा है। सोया की बात पर वो साकत रह गई। और भाभी ने भी भाई के खूब कान भरे हैं, उनके किसी रिश्तेदार ने आपको वहां कहीं पे जाते देखा है। तब से भाई दहाड़ रहे हैं, जबकि अब्बू चुपचाप बैठे हैं। हमें बहुत डर लग रहा है अपिया, सोया रुंधी हुई आवाज में बोली। तुम फिक्र नहीं करो, अम्मी को भी कहो परेशान ना हो, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। अब मैं वो दब्बू सी गनवा नहीं रही जिसको जैसे चाहेंगे सब अपने इशारों पर नचाएंगे। अब वो सबसे पहले एक माँ है जो अपने बेटे के लिए किसी भी हद तक जाएगी। अल्लाह हाफिज। फोन रखते ही उसे हारिस शिद्दत से याद आया था।
ٹھیک کہتے ہیں لوگ، ہمارا معاشرہ ایک بیوہ سے جینے کا حق بھی چھین لیتا ہے۔ اسلامی روایات کو بھول کر اپنے دقیانوسی خیالات کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ اسے اپنے ابو کا خوف نہیں تھا، مگر اپنے نام نہاد بھائی سے ہر برائی کی امید تھی۔ جے اندر آیا تو غنوہ پر نظر پڑتے ہی سہم گیا۔ وہ جلدی سے بیڈ پر چڑھا اور اس کی گود پہ بیٹھتے آنسو صاف کرنے لگا۔ سوری مومی، جے اب ایسے نہیں کرے گا۔ وہ اسکول بھی جائے گا، بہت سارا پڑھے گا، آرمی چیف بن جائے گا۔ وہ غنوہ کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھامنے کی کوشش کرتا ہوا بولا۔ اسے لگا شاید مومی اس کی وجہ سے رو رہی ہیں۔ غنوہ یکٹک اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ مس بھی پاری کر لیں، بس تھوڑی سی، اپنی گود میں بھی بٹھا لیں، لیکن مجھے کوئی فرینڈ تو بنانے دیں، اکیلا جے بور ہو جائے گا۔ وہ مومی کے آنسو صاف کرتا ہوا مزید بولا تو غنوہ اسے گلے لگا گئی۔ اب سے کوئی بھی میری جان کو تنگ نہیں کرے گا، مومی سب کو ڈانٹیں گی، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ کیا کھائے گا میرا بیبی؟ لنچ کر لیا تھا آپ نے؟ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے اس کا دھیان بٹانے لگی۔ ایک بچی مجھے بولی یہ میرا برگر لے لو اور مجھے اپنے کپ کیکس دے دو۔ میں نے کہا نو نو نو، جے کی مومی نے اس کے لیے بنائے ہیں تو وہ ہی کھائے گا۔ میری مومی بالکل نہیں کھانے دیتی مجھے۔ اس کے لمبی چوڑی تمہید باندھنے پر غنوہ ہنس دی۔ آپ بنا برگر لیے ہی اس کو ایک کپ کیک دے دیتے۔ یو نو شیئرنگ از کیئرنگ۔ جنک فوڈ بچوں کو نہیں کھانا چاہیے اور لنچ میں تو بالکل بھی نہیں کھانا۔ غنوہ نے اس کے بال سنوارے۔ اوکے مومی، کل دے دوں گا۔ اب مجھے نگیٹس بنا کر دیں، مجھے کھانا نہیں کھانا۔ اس نے منہ بسوڑنے پر کہا تو غنوہ نے گال چوم لیا۔ ٹھیک ہے میری جان، آؤ ساتھ مل کر بناتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، جے مومی کی ہیلپ کرے گا۔ غنوہ اس کی بات پر مسکرا دی۔ آج پارک بھی تو جانا ہے، وہ یاد آتے ہی بولی۔ جی ہاں، میں اور انا چلے جائیں گے۔ وہ فوراً سے طے کر گیا۔ ہرگز نہیں، انا کی طبیعت خراب ہے تو میں آفس سے آ کر آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ غنوہ کی بات پر پھر سے اسے پسینے چھوٹ گئے۔ مومی ہم نہیں جاتے پارک، بہت گرمی ہوتی ہے۔ اچھے بھلے ٹھنڈے موسم کو گرمی کہنے پر غنوہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ ہم آج 5 بجے لازمی جائیں گے پارک، دیٹس اٹ۔ وہ اپنی بات پر زور دے کر بولی تو جے کا منہ لٹک گیا۔ وہ بچہ تھا، اپنے چہرے کے اتار چڑھاؤ پر قابو نہیں پا سکتا تھا، تبھی غنوہ کھٹکی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی آخر ایسی کون سی بات تھی جو جے کو پریشان کر دیتی ہے۔ وہ دوست ہی رانگ نمبر ہوگا۔ انابی کو ناشتہ کروا کر دوائیاں دیتی وہ جے کے ساتھ اسکول آ گئی۔ اسے کلاس روم میں چھوڑتی وہ پرنسپل آفس آ گئی۔ وہاں پہلے سے کچھ ٹیچرز موجود تھیں۔ اس نے اپنا مدعا بتایا تو سب ہنس دی۔ ان کی نظر میں یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، وہ ٹیچر تو بچوں سے پیار کرتی ہیں۔ میم یہ چھوٹی بات نہیں ہے، جو بچہ دوسروں سے گھلنا ملنا پسند نہیں کرتا اس کو زبردستی سب میں شامل کرنا اس بچے کی ذہنی نشو و نما پر اثر ڈالتا ہے۔ میرا بیٹا بہت موڈی ہے، کبھی کسی کے ساتھ خود ہی بہت اٹیچ ہو جاتا ہے اور کسی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ میں نے اس اسکول کا بہت نام سنا تھا، اسی لیے میں یہاں لائی تھی اسے۔ وہ ایک ہی سانس میں پوری بات کر گئی۔ مس غنوہ آپ پریشان نہ ہو، میں بات کروں گی ان سے، آپ کو دوبارہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا، پرنسپل سنجیدگی سے بولی۔ میں بہت سے محاذوں پر تنہا لڑتے ہوئے اسے یہاں تک لائی ہوں۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں ہمارے معاشرے میں اکیلی عورت کا ثابت قدم رہنا کتنا مشکل ہے۔ میرا خواب تھا اسے یہاں پڑھانا، مجھے اپنے بیٹے کو اس قوم کا سپاہی بنانا ہے، براہ مہربانی اسے تعلیم سے متنفر نہ کریں۔ اس کا مضبوط لہجہ انہیں شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈبو گیا تھا۔ میں آپ کی بات سے بہت متاثر ہوئی ہوں مس غنوہ، واقعی میں ہر بچے کی فطرت الگ ہوتی ہے۔ جیسے مغرب میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے ویسے ہمیں بھی رکھنا چاہیے، تبھی ہمارے بچے پڑھائی سے نہیں بھاگیں گے۔ آپ اطمینان رکھیں، اب آپ کو آئندہ ہماری طرف سے پریشانی نہیں ہوگی، ایک سینئر ٹیچر نے کہا۔ بہت شکریہ آپ کا، وہ مسکراتی ہوئی ان سے مل کر اسکول سے باہر نکل آئی۔ آفس آتے ہی حیات کاردار نے اسے ایک فائل میکائل کو دینے کا کہا تو وہ ناچار قدم اس کے کمرے کی جانب بڑھا گئی۔ وہ کچھ فائلز اٹھا کر ادھر ادھر پٹک رہا تھا، اسے کام کی سمجھ بھی مشکل سے آتی تھی کیونکہ کسی چیز میں دماغ لگانے کی اسے بالکل بھی عادت نہیں تھی۔ وہ ملازم سے کافی منگوا کر پینے لگا۔ یہ کیسی بدمزہ کافی بناتے ہو تم میرے لیے، سارے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا۔ میکائل نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہی منہ کے زاویے بگاڑے۔ سوری سر جی، میں آپ کو چائے بنا دیتا ہوں، ملازم ہکلایا۔ رہنے دو، مہربانی تمہاری۔ ویسے یہ بتاؤ ڈیڈ کو کیسے اتنے مزے کی کافی بنا دیتے ہو جو میرے لیے تمہیں موت پڑ جاتی ہے؟ اس کے تیکھے لہجے پر بیچارے ملازم نے اپنا خشک پڑتا گلا تر کیا۔ سر جی وہ میں نہیں بناتا، ان کو تو غنوہ میڈم بنا کر دیتی ہیں، میں کوشش کرتا ہوں۔ ملازم نہ جانے کیا کیا صفائیاں پیش کر رہا تھا مگر میکائل تو غنوہ کے نام پر ہی چونک گیا۔ تو بات یہاں تک پہنچ چکی ہے اور محترمہ مجھ سے ایسے بھاگتی ہیں جیسے مجھے
کانٹے لگے ہوں، وہ دھیرے سے بڑبڑایا۔ اس نے ہر معاملے میں خود کو ہمیشہ حق بجانب سمجھا تھا، تبھی اس کو ہر شخص برا لگتا تھا۔ ابھی وہ ملازم سے کچھ کہتا تبھی دروازہ نوک ہوا۔ اجازت ملتے ہی گنوا اندر آئی۔ میکائل کے اشارے پر ملازم گنوا کو دعائیں دیتا ہوا باہر چلا گیا، جس کی وجہ سے اس کی جان خلاصی ہوئی تھی۔ سر، یہ فائل حیات صاحب نے دی ہے، وہ چاہتے ہیں آپ اس کو اسٹڈی کریں، کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو کر دیجئے گا۔ وہ رٹو طوطے کی طرح سب بولتی ہوئی جانے کے لیے پر تولنے لگی۔ میکائل اس کی حرکات و سکنات کا بخوبی جائزہ لے رہا تھا۔ سنو، مجھے کافی بنا کر دو، وہ ریوالونگ چیئر کو گھماتے ہوئے بولا۔ سوری، آپ نے مجھ سے کہا؟ گنوا جاتے جاتے پلٹ کر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ جی بالکل محترمہ، غالباً آپ کے علاوہ یہاں اور کوئی نہیں ہے۔ اس نے شان بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ میں یہاں کافی بنانے کی جاب نہیں کرتی، گنوا بمشکل اپنے غصے پر قابو پاتے متوازن لہجے میں بولی۔ پاپا کو بھی تو دیتی ہو، تو کیا ان کی چاپلوسی کرتی ہو؟ میکائل نے کوہنیاں ٹیبل پر رکھ کر دونوں ہاتھوں پر چہرہ ٹکائے استہزائیہ انداز میں کہہ کر اسے زج کرنا چاہا، اور وہ اپنی کوشش میں کامیاب ٹھہرا تھا۔ دیکھیں، اب آپ حد سے بڑھ رہی ہیں، آپ مجھے مجبور نہ کریں، میں سر کو آپ کی شکایت کر دوں گی۔ اس کے وارننگ دیتے لہجے پر میکائل کاردار کا چھت پھاڑ کہا گونجا۔ سیریسلی تمہیں لگتا ہے میں اپنے باپ سے ڈر جاؤں گا؟ شٹل کاک کہیں گی ہوں۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ گنوا نے لب بھینچے اس کی ہنسی دیکھی۔ جب سے یہ بندہ آفس آنے لگا تھا تب سے اس کا سکون برباد ہو کر رہ گیا تھا، جانے کس بات کا بدلہ لے رہا تھا۔ میں فضول باتوں پر بحث نہیں کرتی۔ وہ پھر سے جانے کے لیے مڑی، مگر اگلی بات نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا۔ ہاں بھائی، ہم سے کیا فائدہ ہوگا تمہیں جب ہیڈ کوارٹر کو ہی اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے۔ شارپ مائنڈ، اس کے جلے کٹے انداز پر وہ آنکھیں میچ کر بمشکل اپنا اشتعال دباتے پلٹی تھی۔ آپ جو مرضی کہیں، آئی ڈونٹ کیئر۔ میں اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں کہ ایک انسان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اس کی گھٹیا سوچ کی عکاسی کرتے ہیں، تو میں کیوں اپنا دامن گندا کروں؟ وہ استہزائیہ انداز میں مسکراتی ہوئی میکائل کاردار کو جلا کر خاکستر کر گئی تھی۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکی نہیں تھی کیونکہ اسے شدید گولہ باری کا خدشہ تھا۔ کیوں سمجھتی کیا ہے اپنے آپ کو؟ میکائل نے ٹیبل پر زوردار مکہ رسید کیا تھا جس سے سب کچھ ہل کر رہ گیا۔ آج میکائل کاردار کی وجہ سے اس کا موڈ سخت خراب رہا تھا۔ یہ شکر تھا دوبارہ اس سے سامنا نہیں ہوا، ورنہ جنگ عظیم ہونی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی ابو کو اچانک اپنے گھر میں موجود دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ جہانگیر ان کی گود میں بیٹھا ان کی داڑھی سے کھیل رہا تھا اور وہ مسلسل مسکرا رہے تھے۔ ابو! اس کی نم آواز پر حاجی ثناء اللہ نے سر اٹھایا۔ وہ بھاگ کر روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی۔ انہوں نے اس کے سر پر بوسہ لیا اور چپ کروانے لگے۔ مومی، ابو جے کے لیے بہت ساری چیزیں لائے ہیں۔ جے کی چہکتی ہوئی آواز پر وہ مسکرا دی۔ بیٹے تم بیٹھ کر باتیں کرو، وہیں میں آتی ہوں۔ انا بھی کھانے کی تیاری کے لیے اٹھی۔ نہیں انا بھی، آپ آرام کریں، میں کر لوں گی۔ اس نے انہیں بٹھانا چاہا۔ تم مطمئن رہو، میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے جہانگیر نے میری مالش کر دی تھی۔ انا بھی کے بتانے پر جے نے گردن اکڑا کر داد طلب نظروں سے گنوا کو دیکھا۔ شاباش میرے شیر، اس نے جھک کر جے کا سر چوما۔ حاجی ثناء اللہ کی پرسوچ نگاہیں ان دونوں پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ انا بھی کے جاتے ہی حاجی اس کے پاس آ بیٹھے۔ وہ ان کی سنجیدگی پر چونک گئی۔ جے آپ کچن میں انا بھی کی ہیلپ کرو، میں آتی ہوں کچھ دیر میں۔ اس نے جے کو بہلا کر باہر بھیج دیا۔ گنوا بیٹے، میں چاہتا ہوں تم اب گھر چلو، انہوں نے محتاط انداز میں بات شروع کی۔ ابو یہ میرا ہی گھر ہے، میں کہیں اور کیوں جاؤں گی؟ اس نے ناسمجھی سے دیکھا۔ یہ تمہارا گھر حارث کے دم سے تھا، اب نہیں ہے۔ تمہارا گھر وہ ہے جہاں تم پیدا ہوئی تھی۔ ان کی وضاحت پر وہ نم آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ ابو جب میں رخصت ہونے لگی تھی تب آپ نے ہی کہا تھا کہ تم اپنے گھر جا رہی ہو، اسے جنت بنا دینا، اور اب آپ ہی کہہ رہے ہیں یہ میرا گھر نہیں۔ اس کی لرزتی آواز پر وہ لب بھینچ گئے۔ بیٹے حارث کے ہوتے بات اور تھی، مگر اب بات اور ہے۔ میں چاہتا ہوں میری زندگی میں ہی تمہارا گھر بس جائے، ایک رشتہ بھی ہے۔ انہوں نے پھر کوشش کی۔ 2 بیٹے ہیں اس کے اور بیوی وفات پا چکی ہے۔ وہ جے کو رکھنے کے لیے راضی ہے۔ وہ اس سے نگاہیں چرا گئے۔ ابو میرا گھر بسا ہوا ہی ہے، میں اپنے بچے کے ساتھ خوش ہوں، مجھے اور کوئی نہیں چاہیے۔ میری زندگی میں حارث کے بعد کسی کی گنجائش نہیں ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کوئی خود کی اولاد سے بڑھ کر میرے جے کا خیال رکھے گا؟ میں اسے ایک مضبوط انسان بنانا چاہتی ہوں، اور ایسا تبھی ممکن ہے جب وہ اپنے گھر میں ہو، اسے کبھی کوئی شخص تانا نہ دے سکے۔ گنوا کی بات پر انہوں نے سرد آہ بھری۔ چلو پھر تم وہاں تو چلو، تمہاری امی اور بہنیں یاد کرتی ہیں تم دونوں ماں بیٹے کو۔ وہ مسکرا کر بولے۔ ابھی نہیں ابو، میری نوکری کا حرج ہوگا، اور دوسری بات میں بھابھی کے ساتھ مزید منہ ماری نہیں کر سکتی۔ آپ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ 2-3 بار ہی میرے گھر جانے پر وہ واویلا مچاتی تھی۔ اب تو میرا جے سمجھدار ہو رہا ہے، وہ ہر بات کو محسوس کرتا ہے۔ میں نہیں چاہتی وہ احساس کمتری کا شکار ہو۔ میری بہنیں بھی تو گھٹ گھٹ کر زندگی گزار رہی ہیں وہاں۔
और मैं जानते बूझते अपने बेटे की शख्सियत मसख कर दूं। उसकी बात पर वो शर्मिंदगी से सर झुका गए। अबू, मेरा मकसद आपको शर्मिंदा करना नहीं है, मगर दीन के साथ साथ अल्लाह ताला ने दुनिया को भी हमारे लिए ही बनाया है। आप चाहे जितने मसरूफ सही, मगर थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपनी बेटियों की भी सुना करें। बेटियां अपने वालिद से सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हैं। आप जानते हैं आपने कभी हमारे लिए स्टैंड नहीं लिया, और वो भाई जो अपनी बीवी के लिए मेहरबान शोहर है हमें अपना दुश्मन समझता है। वो हमारी जिंदगियों को कठपुतली की तरह नचा रहा है। हम तो उसके लिए भी लंबी उम्र और सेहत की दुआ करते हैं। अब्बू, तो आप पर तो हमारी जान भी कुर्बान है। क्या मैं नहीं जानती भाई अपने आवारा दोस्त से जोया की शादी करना चाह रहे हैं? खुदारा अब्बू अपनी बेटियों की ढाल बने ताकि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। वो रोती हुई ठहर ठहर कर बोल रही थी और हाजी सनाउल्लाह बहती आंखों से अपनी सबसे खामोश बेटी को बोलते सुन रहे थे। वो वाकई एक फौजी की बीवी लग रही थी, पुरअज़म और निडर। वो उसे सीने से लगाए सर थपकने लगे और ये जिंदगी में पहली बार हुआ था। मम्मी आ जाएं, अब्बू को भी बुला लें, खाना खाएंगे हम। जय ने दरवाजे से चेहरा निकाल कर कहा, फिर एकदम उन्हें गले लगे देखकर भागा आया। मुझे भी हग करना है। वो जल्दी से अब्बू की गोद में चढ़ गया तो वो तीनों मुस्कुराते हुए गले लग गए। हाजी साहब खाना खाकर कुछ देर ठहरे थे, फिर वापसी के लिए निकल गए। गनवा के पुरजोर इसरार पर भी वो ना रुके। उनकी आंखें तो अभी खुली थी। वो अपनी बेटियों को हर तरह की सहूलियात देते थे, मगर उन्हें जो असल चीज चाहिए थी वो कभी ना दी। उनकी बेटियों ने कभी शिकवा ही नहीं किया था, तो वो कैसे जान पाते कि वो गैर महफूज हैं। हर बात का जुबान से इजहार करना जरूरी होता है, कुछ बातें कहे बगैर दूसरों तक नहीं पहुंच पाती। अब्बू के जाने के बाद वो पुरसुकून हो चुकी थी। वो बस वक्त से पहले उन्हें उनकी कोताहियों का एहसास दिलाना चाहती थी। बाज़ औक़ात वालिदैन भी गलत हो सकते हैं, बस उन्हें प्यार से इस बात का एहसास करवाना चाहिए। वो जाए नमाज पर बैठी अल्लाह ताला से गुफ्तगू में मसरूफ थी। उसे नहीं मालूम था उसकी आंखों से आंसू रवां हैं। अंदर दाखिल होते जय की जैसे ही उस पर नजर पड़ी तो भागा आया। मम्मी रोए मत, जय बड़ा होकर सबसे फाइट करेगा। वो चम जैसी बॉडी बना लेगा। वो डिशूं डिशूं करेगा, सबको मारेगा। मम्मी रोए मत। जय ने उसके आंसू पोंछकर गले लगाया तो वह जज्बात की शिद्दत से मगलूब होकर और जोर से रोने लगी। मम्मी, जय की बस हुई थी, वो भी गला फाड़कर रोने लगा तो गनवा घबरा गई। कुछ नहीं हुआ मेरी जान, ये बताओ आपके दोस्त ने इतनी छोटी एज में बॉडी बना ली? उसकी मशकूक निगाहों पर जय जो बमुश्किल चुप हुआ था, फिर से रोने लगा। वो अपनी माँ का ध्यान बटाना अच्छी तरह जानता था। चुप चुप, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। गनवा उसे खुद से लगाए थपकने लगी। 5 बजने वाले थे। गनवा उसे पार्क ले जाने के लिए तैयार थी। उसके हीले बहानों पर कान धरे बिना वो चल पड़ी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, उनके पास से गुजरता फोन पर मसरूफ मिकाइल कारदार बाहर निकल आया। वो आज भी मायूस लौट रहा था, क्योंकि 4 बजे से इंतजार करते करते अब उसकी बस हो गई थी। कुछ ऑफिस की थकन भी थी। आज भी उनका आपस में मिलना तय नहीं था, या फिर जय की दुआओं में बहुत असर था। बस कर दो यार, क्या मजनू बना फिर रहा है, एक बच्चा ही तो था। हसन के बेजारी से कहने पर वो उसे घूरने लगा। अरे, मुझ मासूम को आंखों से ही निगलने का इरादा है क्या? तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे मैंने ही उसे अगवा किया हो। हसन ने मसनूई खौफजदा होकर कहा। तुम तो चुप करो मिकाइल यार, तुम ये बताओ कभी कोई जिक्र भी नहीं किया उस बच्चे ने अपने घर का या फिर किसी पास की जगह का? वलीद ने हसन को टोकते हुए बराह रास्त मिकाइल से पूछा। वो रिलैक्स अंदाज में हसन के बेड पर लेटे थे, जबकि वो सोफे पर बेचारगी से बैठा मिकाइल कारदार का शाहानापन मुलाहजा कर रहा था, जिसने सारे कुशन इर्द गिर्द बखेर रखे थे। नहीं यार, मुझे कुछ याद नहीं कि ऐसा कुछ कहा हो उसने, लेकिन मुझे लगता है उसका घर पार्क के आसपास ही है, तभी वो अपनी दादी के साथ आता था। मिकाइल ने जहन पर जोर डालते हुए जवाब दिया। अच्छा फिर? अभी वलीद मजीद बोलता तभी दरवाज़ा नॉक हुआ था। हसन उठकर दरवाजे तक गया और चाय के साथ दीगर लवाजमात लेने लगा। वलीद फौरन से अलर्ट हो बैठा, जिस पर मिकाइल ने उसके कंधे पर मुक्का जड़ा। बेफिक्र रह, वो अंदर नहीं आने वाली, ख्वामखा में मेहनत ना कर। उसकी बात पर वलीद झीप गया। नहीं यार, मैं तो बस ऐसे ही, वो कान खुजाता हुआ बोला। मिकाइल कारदार सब जानता है बेटा जी, उसके कालर अकड़ा कर कहने पर वलीद ने हाथ जोड़ दिए। ये ले मेरे बाप, हाथ जुड़े हैं मेरे, माफ कर दे, बचपन की मंगेतर है मेरी, कोई गैर नहीं, और कजन भी तो है। वलीद झंझलाया। जो भी हो बेटा, पर अभी बीवी नहीं बनी, सो आंखें कंट्रोल में रख, वरना हसन, उसने वार्निंग देते लहजे में कहा तो हसन सर पीट कर रह गया। ये बंदा किसी का खैर ख्वाह नहीं हो सकता। किस आफत से पाला पड़ गया, तौबा, आस्तीन का सांप नहीं बल्कि कोबरा है ये। वलीद ने मुंह ही मुंह में उसकी शान में कसीदे पड़े। कुछ कहा तुमने? मिकाइल ने तिरछी निगाहों से उसे देखा। अरे मैं कह रहा था कितनी गर्मी है ना आज। वलीद ने गड़बड़ाकर बात बदली। बहुत, तभी तो सर्द हवाएं चल रही हैं। उसके तंज पर वलीद ने दांत निकाले।
اسی دوران حسن نے سب کچھ میز پر سجا دیا، پھر ان لوگوں کو کسی چیز کا ہوش نہ رہا۔ ماشاءاللہ سے میرا بیٹا اچھے سے آفس میں سیٹ ہو رہا ہے، شرمین الماری میں کپڑے ترتیب سے رکھتے ہوئے خوشی سے پر لہجے میں بولی۔ جی بالکل، خود کو سیٹ اور دوسروں کو اپ سیٹ کر رہا ہے۔ میگزین کی ورک گردانی میں مصروف حیات کاردار بڑبڑائے۔ میں نے تو بہت دعائیں کی ہیں اپنے بیٹے کی کامیابی کی، اتنے سے دنوں میں اس نے سب سنبھال لیا ہے، پھر تو جلد ہی وہ بہت بڑا بزنس ٹائکون بن جائے گا، پوری دنیا میں اس کی تصویریں اور انٹرویوز چھپا کریں گے۔ ان کے اتنے لمبے چوڑے پلانز پر حیات کاردار کو زبردست کھانسی اٹھی تھی۔ او کیا ہوا آپ کو؟ لیں پانی پئیں۔ وہ جلدی سے پانی کا گلاس بھرتے انہیں پکڑا گئی۔ بیگم جا کر ڈنر لگوائیں یا باتوں سے ہی میرا پیٹ بھرنا ہے؟ پانی کے چند گھونٹ بھرتے ہی حیات کاردار نے کہا۔ او میں تو بھول ہی گئی، میکائل بھی آنے والا ہوگا۔ شرمین جلدی سے اٹھی۔ لو جی اب شوہر کی کوئی قدر نہیں رہی، اور وہ نکھٹو جسے DCO لگ گیا ہو شہر کا۔ حیات کاردار ان کو اجلت میں باہر جاتے دیکھ کر بڑبڑائے۔ وہ شرمین کی خوشی کو ماند نہیں پڑنے دینا چاہتے تھے، تبھی سب کچھ چھپا گئے۔ ان کا کیا قصور تھا جو وہ ان باپ بیٹے کے درمیان پس رہی تھی؟ آج آفس میں معمول سے زیادہ بھگدڑ مچی تھی، کیونکہ حیات کاردار نے سب ورکرز کے ساتھ 9 بجے میٹنگ رکھی تھی۔ سیکریٹری ہونے کی وجہ سے اس پر کام کا پریشر زیادہ تھا۔ انا بھی کی طبیعت بھی خراب تھی، پریشانی میں وہ جے کو سکول چھوڑتی آفس آئی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ کام ختم کر کے اجازت لیتی جلدی گھر چلی جائے گی۔ میٹنگ کے دوران حیات کاردار سب سے گفتگو کر رہے تھے اور نئی تجاویز پر بھی غور فرما رہے تھے۔ میکائل ان کے ساتھ والی کرسی پر بیزار بیٹھا تھا، وہ گاہے بگاہے اس پر بھی ناگوار نظر ڈال رہے تھے۔ غنوہ کی باری آئی، وہ جیسے ہی بولنے لگی تو میکائل نے درمیان میں ٹانگ اڑا لی۔ ڈیڈ سر، وہ فوراً اسے ٹوک گئے۔ سوری سر، میں کہہ رہا تھا کہ بلیک کلر کی ٹیکسی بھی شامل کرنی چاہیے ہمیں اپنے بزنس میں۔ وہ خود پر قابو پاتے اسپاٹ لہجے میں بولا۔ غنوہ آپ کو کیا کہنا ہے؟ انہوں نے خاموشی سے خود کو تکتی غنوہ سے مخاطب ہوئے۔ سر مجھے لگتا ہے ہمیں ایمبولینس سروس شروع کرنی چاہیے، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ اوہ زبردست آئیڈیا ہے نا جاوید صاحب، وہ پرجوش لہجے میں پوچھنے لگے۔ جی سر بہترین، جاوید صاحب نے توصیفی انداز میں غنوہ کو دیکھا۔ غنوہ کی ساری پریشانی اس ایک تعریف پر کہیں پیچھے چلی گئی تھی۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ، غنوہ کے پرمسرت لہجے پر میکائل کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ ایکسکیوز می، وہ اٹھ کر باہر نکل گیا، پیچھے سے اسے تالیوں کی گونج صاف سنائی دی تھی۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لیں، اپنے باپ سے اس کا شکوہ اور زیادہ بڑھ گیا تھا۔ غنوہ حیات کاردار سے اجازت لیتی جے کے اسکول آ گئی تھی، جانے کیوں اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ جے کا ہاتھ پکڑے وہ گھر کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ جے کی باتیں نان سٹاپ جاری تھی مگر اس نے دھیان نہ دیا۔ انا بھی آج اسے کچن میں نظر نہ آئی تو وہ بھاگ کر ان کے کمرے میں پہنچی۔ وہ بے سدھ پڑی تھی، اسے کچھ بہت قیمتی کھو جانے کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ اس نے انا بھی کا چہرہ پکڑا تو وہ ایک جانب ڈھلک گیا۔ وہ زور زور سے چیختی انہیں پکارنے لگی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اس کی آہو بکا سن کر سب ہمسائے بھاگ آئے۔ ڈاکٹر کی چیک کرنے پر پتہ چلا وہ تو کافی دیر سے وفات پا چکی ہیں۔ جے ایک طرف دروازے سے چپک کر سہما ہوا سا سب کو دیکھ رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے۔ غنوہ کے گھر والوں کو اطلاع کر دی گئی تھی، وہ سب یہاں موجود تھے۔ کچھ خواتین کی اس کے کردار کو لے کر چہمگوئیاں بھی جاری تھی، کوئی تعریف کر رہا تھا اس کی تو کوئی برائی۔ لوگ اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے نہ کسی کی خوشی کی پرواہ کرتے ہیں نہ غم کی۔ لوگوں کو یہ شکایت تھی کہ وہ انا بی کو گھر اکیلے چھوڑ کر چلی جاتی تھی، لیکن وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ جے کو عنایا سنبھال رہی تھی، اس نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ وہ غنوہ کے پاس جانا چاہتا تھا مگر غنوہ کی طبیعت خراب تھی۔ حیات کاردار بھی آفس کے لوگوں کے ساتھ جنازے میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ اس کے بھائی اور بھابھی تو اگلے دن ہی چلے گئے تھے مگر باقی سب اس کے ساتھ رکے تھے۔ وہ 2 ہفتوں سے آفس بھی نہیں جا رہی تھی۔ اس کے امی ابو نے بہت زور لگایا کہ وہ ان کے ساتھ چلے لیکن وہ نہیں مانی۔ آخر تنگ آ کر ابو نے اس کی امی اور تینوں بہنوں کو بھیج دیا اور خود وہیں رہ گئے۔ غنوہ سونے کے لیے آ کر لیٹی تو جے کو گمسم پایا۔ جے مومی کی جان کیا ہوا ہے؟ اس نے جے کے بال بکھیرے۔ انا کہاں ہے؟ مجھے بہت یاد آ رہی ہیں، اس نے منہ بسورا۔ وہ آپ کے بابا کے پاس چلی گئی ہیں، وہ انہیں مس کر رہی تھیں، اس نے جے کو پچکارا۔ مومی مجھے بھی ان کے پاس جانا ہے۔ اس کی بات پر غنوہ نے دہل کر دیکھا۔ نہیں میری جان، پھر مومی اکیلی کیسے رہیں گی؟ اس کی نم آواز پر جے نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ اس کے گال پر رکھ لیا۔ سوری مومی، جے آپ کے ساتھ رہے گا، ڈونٹ وری، اس کے دلاسے پر غنوہ نے اسے گلے لگا لیا۔ اگلی صبح غنوہ نے ابو اور جے کو ناشتہ کروایا۔ ابو کسی کام سے باہر گئے تھے جب عباد تن فن کرتا آن پہنچا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ جب کہا ہے واپس چلو تو کیوں نہیں جاتی؟ ایسے کون سا خزانہ دبا رکھا ہے یہاں؟ وہ آتے ہی پھٹ پڑا۔ میری مرضی، جو بھی کروں آپ کو اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔
कोई कंवारी नौ उम्र दोशीज़ा नहीं हूँ जो दूसरों के हुक्म पर चलूँ। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन हयात हैं, तो बराह मेहरबानी आप अपने बीवी बच्चों की तरफ तवज्जो दें। वो भी बिफरी हुई शेरनी की तरह दहाड़ी। जे अपने खिलौने छोड़कर भागा आया था। तुम? इबाद ने दांत पीसे। उसने पहली बार अपनी किसी बहन की आंखों में बगावत देखी थी। वो तो उन पर अपने फैसले थोपने का आदी था, तभी रहा ना गया। चलो मेरे साथ, देखता हूँ कैसे रहती हो यहाँ अब तुम। अब इबाद उसको बाजू से दबोच कर खींचता हुआ दरवाजे तक लाया और कुंडी खोलने लगा। मौमी, जय सहम कर रोता हुआ उसे पुकारने लगा। वो मुसलसल अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर एक तो मर्द के सामने उसकी सब कोशिशें रायगा गईं। ये क्या हो रहा है? दरवाजा खुलते ही दबा दबा सा गुस्से भरा लहजा उन्हें चौंका गया। गनवा दंग नजरों से सामने देखने लगी। कौन हो भाई जो ऐसे घुसे चले आ रहे हो? पीछे हटो, वो बदतमीजी से गुर्राया, जिस पर गनवा ने उसका हाथ झटक दिया। मैं जो कोई भी हूँ बरखुरदार, तुम अपनी हद में रहो तो बेहतर होगा। ये क्या तरीका है? उन्होंने उसके बाजू को दबोचने की तरफ इशारा किया। बात सुने मेरी, आप पराए फड्डे में घुसने की बजाय अपने काम से काम रखें। अपनी दौलत और अमारत का रौब किसी और पर झाड़िएगा। बहन है ये मेरी, तो जैसे मर्जी लेकर जाऊं इसको। इबाद बदलिहाजी से बोला। भाई हो तो भाइयों की तरह ही डील करो, ये क्या जंगलीपन दिखा रहे हो? उन्होंने जब्त से मुठ्ठियां भींच लीं। पीछे खड़े जावेद साहब भी पेचोताब खाकर रह गए। सॉरी सर, आप इनके मुंह मत लगें प्लीज, इनकी तरफ से मैं आपसे माजरत करती हूँ। कनवा शर्मिंदगी से बोली। ओ तो बास है तुम्हारा, शाबाश भाई, मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। किसी के बाप में भी हिम्मत नहीं है। इबाद इस्तेहजाइया अंदाज में हंसा। अपने बाप के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? हाजी सनाउल्लाह की आवाज पर वह सब मुड़े थे जो हाथ में खुबानी और अखरोट के शापर लिए खड़े थे। अबू, मैं लेने आया हूँ इसको। आप भी इसकी बातों में आकर यहीं के होकर रह गए हैं। लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। आप चले, हमने जो रिश्ता देखा है वहां इसकी शादी कर देते हैं। वो अपने वालिद को देखते ही मतलब की बात पर आया। तुम्हें और लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अभी इसका बाप जिंदा है। तुम जैसे आए हो वैसे ही वापस लौट जाओ। वो अपनी बात पर जोर देते हुए बोले। लेकिन अब्बू, वो बेयकीनी से उन्हें देखने लगा। मैंने कहा दफा हो जाओ, वो गुर्राए। इबाद पहली बार सबके सामने उनसे इस इज्जत अफजाई पर जर्द रंगत लिए वहां से निकल गया। अब्बू जान, जय भाग कर रोते हुए उनकी टांगों से लिपट गया। बस मेरे बच्चे, कुछ नहीं हुआ। गनवा बेटे के लेकर अंदर जाओ और कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। आए आप लोग। वो बेहक वक्त सबको मुखातिब करते हुए अंदर की तरफ बढ़े। मैं माजरत चाहता हूँ आपसे मेरे बेटे के रवैये की। दरअसल ये सब मेरी ढील का नतीजा है। मैं दीन के कामों में लगा रहा और अपनी दुनिया से लाताल्लुकी बरती। मेरी लापरवाही ने उसे घर का सरबरा बना दिया। वो मेरी बेटियों के साथ क्या करता है मुझे कुछ इल्म ना हो सका। जब इल्म हुआ तो मैंने इग्नोर कर दिया। वो सर झुकाकर पशेमानी से बोले। हयात कारदार को उनमें अपना आप नजर आ रहा था। कोई बात नहीं हाजी साहब, मैंने बुरा नहीं बनाया। आप फिक्रमंद ना हो, सब ठीक हो जाएगा। सब वालिदैन अपनी औलाद के लिए अच्छा ही सोचते हैं, आगे उनकी किस्मत। हयात कारदार सर्द आग भरते उन्हें दिलासा दे गए। अभी उनकी बातचीत जारी थी कि जय ने दरवाजे से अंदर झांका। अब्बू, मैं आ जाऊं? उसकी आवाज पर सब दरवाजे की तरफ मुड़े। आओ आओ मेरे बच्चे, जल्दी से आकर मेहमानों से मिलो। उन्होंने उसे बुलाया तो वह बिला झिझक भागा आया। अस्सलाम अलैकुम, माई नेम इज जहांगीर जैद और सब मुझे जय कहते हैं। उसके तारुफ पर सब मुस्कुरा दिए। ओ सो क्यूट बेटा, इधर आए मेरे पास। हयात कारदार ने मीठे लहजे में उसे पुकारा तो वो अब्बू की तरफ देखने लगा। उनके इशारे पर जल्दी से उनकी गोद में जा बैठा। मैंने सुना है आप स्कूल जाने लगे हो और काफ़ी इंटेलिजेंट भी हो। हयात कारदार ने उसका सर चूमा। जाने क्यों उन्हें इस बच्चे से अपनायत का एहसास हो रहा था। जी, मैं 5 क्लास में हो जाऊंगा अब, और मैं 3 इयर्स का भी हूँ। फिर मैं आर्मी चीफ बन जाऊंगा। उसने कुछ सच और कुछ झूठ मिलाकर अपनी पूरी जिंदगी का निचोड़ 3 जुमलों में उनके सामने पेश कर दिया था, जिस पर वो मुस्कुराहट दबा गए। जबरदस्त, आप तो वाकई शार्प माइंडेड हो, उन्होंने तौसीफी अंदाज में कहा। जी, मैं बहुत स्ट्रांग भी हूँ। जब गली में डोगी आ जाए तो उसको भगा देता हूँ। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा इस छत जितना तो चम जैसी बॉडी बना लूंगा। और उसकी राम कहानियां शुरू हो गई थी, जबकि उसकी बातें दिलचस्पी से सुनते हयात कारदार नहीं जानते थे कि यहाँ इतने जोरों शोर से उनके निखट्टू बेटे का ही जिक्र हो रहा था। कनवा ने लंच का इंतजाम कर लिया था और उन्हें खाना खाए बिना नहीं जाने दिया था। मिकाइल ऑफिस में बैठा बोर हो रहा था जब वलीद और हसन अंदर दाखिल हुए। अरे वाह, हमारा शहजादा तो बॉस बन गया है। हसन चहकता हुआ कुर्सी घसीटकर बैठ गया। हाँ, बिना डिग्री का बॉस, वलीद ने उसे छेड़ते दब दांतों में दबा लिया।
डिग्री तो मिल ही जाएगी, ना भी मिली तो जाली बनवा लूंगा। अगर हमारे सियासतदान जाली डिग्रियों के साथ असेंबली में बैठ सकते हैं तो क्या मैं अपने बाप का कारोबार नहीं चला सकता? बस तुम लोग अपनी खैर मनाओ, जब आला एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ भी नौकरी ना मिले तो मेरे पास आना। अपने प्यारे दोस्तों को पीए तो रख ही लूंगा। वो कुर्सी की पुश्त से टेक लगाए उन्हें जला गया। कमीने इंसान फिर भी पीए ही रखेगा। हसन ने दांत पीसे। तो क्या अपने बाप की जगह सीईओ बना दूं? उन्होंने भी अभी तक मुझे डायरेक्टर नहीं बनाया। मिकाइल ने मुंह बनाया। यार बद्दुआ तो ना दे, इंशाल्लाह बाबा का ख्वाब पूरा करूंगा और एसी बनूंगा। वलीद का तो दिल ही दहल गया था। आमीन सुम आमीन, मेरी दुआ है यार तेरी मेहनत रंग लाए। मिकाइल ने सदके दिल से उसे दुआ दी। और मेरी? हसन चीखा। तूने भी अगर की है तो? उसने आंखें घुमाई। तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जलील इंसान खुद तो पढ़ता नहीं और दूसरों की मेहनत पर पानी फेर देता है। हसन ने उसे मारने के लिए पेपर वेट उठाया। शराफत से रख इसे, ये तेरी खाला जी का घर नहीं है, मेरे बाप का ऑफिस है। वो तुम लोगों को तो कुछ नहीं कहेंगे मगर मुझे उल्टा लटका देंगे। उसने हसन को घूरा। अच्छा है ना, तू भी सिर्फ उनके ही काबू आता है। हसन सर झटक कर कुर्सी पर बैठ गया। बस कर दो यार, हर वक्त जानवरों की तरह लड़ते रहते हो, कभी तो इंसानों वाला रवैया अपना लिया करो। वलीद झंझला गया। हाँ तुम हो ना दी ग्रेट ह्यूमन बीइंग, हम जानवर ही भले। वो और हसन हाथ पर हाथ मारते हंस दिए। वलीद ने उन्हें जबरदस्त घोरी से नवाजा क्योंकि वो दोनों उसकी खिंचाई के लिए हमेशा साथ मिल जाते थे। वापसी पर हयात कारदार चुप चुप से थे। ये जावेद साहब ने भी नोट किया था मगर इस वक्त उन्होंने पूछना मुनासिब न समझा। हाजी सनाउल्लाह ने उन्हें गनवा के लिए यहीं कोई अच्छा रिश्ता देखने का कहा था, कोई ऐसा शख्स जो उनके नवासे को भी मोहब्बत दे। मैं और हाजी साहब एक ही जगह खड़े हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने बेटे को बेजा आज़ादी दी और मैंने बेतहाशा पाबंदियां आयद की और हम दोनों ने ही अपने बेटों को खो दिया। लामहदूद सोचें उनके जहन में गर्दिश कर रही थी। वालिदैन को न सिर्फ औलाद के लिए खुराक, रिहाइश और अच्छी तालीम फराहम करनी चाहिए बल्कि ये वही हैं जो उन्हें अच्छे या बुरे इंसान बनाते हैं। उनके दिमाग में बेसाख्ता कहीं पड़ा हुआ जुमला गूंजा तो वह थक कर अपना सर सीट की पुश्त से टिका गए। घर आते ही वो फ्रेश होकर कुछ देर के लिए लेट गए। वो जो फैसला करने वाले थे उसके लिए सोच विचार जरूरी थी। शाम को उन्होंने दोनों माँ बेटे को अपने बेडरूम में बुला लिया। तुम ऑफिस भी जाने लगे हो और पढ़ाई भी खत्म होने वाली है तो अब मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने हुंकारा भरते हुए जो बात की तो वो उन दोनों को शॉक्ड कर गई। शादी? ये आपको बैठे बिठाए अचानक कहाँ से ख्याल आ गया उसकी शादी का? शर्मीन हैरत से बोली। अचानक नहीं, बहुत सोच समझ कर फैसला किया है मैंने। शादी करनी ही है इसकी तो अभी क्यों नहीं? उन्होंने सख्त लहजा अपनाया। शादी मेरी है तो इसका फैसला भी मेरा ही होगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी पहली नवाजिश ही नहीं भूला तो मुझे मजीद अपने आप से बदगुमान ना ही करें तो बेहतर है। मेरा अभी शादी का कोई इरादा नहीं। वो मुठ्ठियां भींचते मुश्किल मतवाजन लहजे में बोलता पांव पटककर पैदल ही बाहर सड़क पर निकल गया। हयात कारदार पीछे देखते रह गए। आप उस पर दबाव मत डालिएगा प्लीज़, पहले ही मैं बहुत मुश्किल से उसका दिल आपके लिए साफ कर पाई हूँ। मजीद खलिश पैदा मत करे। शर्मीन के नम लहजे पर वो लब भींच गए। अब वो दोबारा से मजीद कुछ भी कहने का इरादा नहीं रखते थे। उन्होंने तो सोचा था गनवा को अपने घर की बहू बना लेंगे। ऐसी बहादुर बच्ची और उसका यतीम बेटा जो मुश्किलात झेल रहे थे वो ख़त्म हो जाएंगी। मगर आज वो जय के साथ हारिस जैद की कब्र पर फातिह ख्वानी के लिए आई थी। जय को उसके बाबा से मिलवाती वो वापसी के लिए मुड़ी। वो जहांगीर का हाथ पकड़े तेज तेज आगे बढ़ रही थी। उसे मौसम के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। तभी हवा के दोष से उड़ते दुपट्टे को एक हाथ से सर पर जमाने की कोशिश करती वो जल्द अज जल्द घर पहुंचना चाहती थी। मम्मी यहाँ से चलें, मैं जंप करूंगा। जहांगीर ने थोड़ी ऊंची ढलवान देखते वहां इशारा किया। जय जल्दी से चलो, बारिश हो जाएगी। वो खफकी से बोली। मम्मी प्लीज चलें ना, सिर्फ 1 मिनट। उसके क्यूट सा मुंह बनाकर इल्तिजा करने पर गनवा हंसती। ओके बाबा, जल्दी से आओ। उसने जहांगीर को उस ढलवान पर खड़ा कर दिया और सहारे के लिए हाथ पकड़ लिए। जहांगीर ने छलांग लगाई और खिलखिला उठा। उसकी खुशी देखती वो भी तालियां बजाने लगी। तभी तेज हवा के झोंके से उसके चेहरे पर दुपट्टा आ गया। इससे पहले कि वो दुपट्टे का पल्लू हटाती मानूस सी आवाज पर ठिठक गई। जय, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो पुरजोशी से बोलता उसके पास नीचे बैठा। जय अपनी मम्मी के साथ है। जहांगीर ने खिलखिलाते हुए अपनी छोटी सी उंगली से अपने साथ खड़ी लड़की की तरफ इशारा किया जिस पर वो भी उसकी तरफ मतवज्जा हुआ, जो अपने चेहरे से दुपट्टा हटाए बेयकीन सी थी। तुम? वो दोनों ही गुस्से से लाल भभूका चेहरा लिए चीख पड़े। ये तुम्हारा बेटा है? मिकाइल ने हैरत का इजहार किया। तो आपको क्या लगता है ये मजाक से मम्मी कह रहा है मुझे? गनवा ने उसे आंखें दिखाई।
जय ने आपको बहुत मिस किया। जय की आवाज़ पर वो उसकी जानिब मुड़ा। ओ माय क्यूटू, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। रोजाना पार्क में तुम्हें ढूंढने जाता था। वो घुटनों के बल उसके पास बैठा। ओ, तो वो दोस्त आप जनाब हैं। मुझे लगा कोई बच्चा होगा, लेकिन वो बेयकीनी की कैफियत में घिरी हुई थी। मम्मी ये कीलकार हैं। जय को लगा शायद वो भूल गई हैं। अच्छे भले मिकाइल कारदार को कीलकार बना दिया है। वो अपने नाम की बेहुरमती पर हंस दिया। खैर जो भी था, लेकिन अब आप मेरे बेटे से दूर रहें तो बेहतर होगा। वो जय को पीछे करते हुए उसे वार्न कर गई। मम्मी, जय मिनमिनाया। नो जय, उसने तिरछी निगाहों से देखा। ओके सॉरी, जय ने मुंह बसोरा। आप शायद भूल रही हैं मोहतरमा, मैं बॉस हूँ आपका। मिकाइल ने उसे डराना चाहा। जी बिल्कुल, वो भी सिर्फ ऑफिस में। उसके बाहर हमारा बॉस और वर्कर का रिश्ता खत्म हो जाता है और हम अजनबी बन जाते हैं एक दूसरे के लिए। वो इस्तेहज़ाइया मुस्कुराती हुई जय की उंगली पकड़े मुड़ी। जय ने जाते जाते मुंह बनाकर उसे पलट कर देखा तो वो वहीं खड़ा खड़ा उसकी तरफ आंख दबा गया। जय नासमझी से उसे देखता खिलखिलाया। गनवा के टोकने पर जय शरीफ बनता सीधा चल पड़ा। मिकाइल कारदार हंसता हुआ पलट गया। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये तो वही जानता था। वो घर आया तो शर्मीन टेबल पर खाना लगवा रही थी। वो उन्हें देखता वहीं चला गया। ममा डैड को कहे मैं शादी के लिए तैयार हूँ, उसने उनके सर पर धमाका किया। हाय, ये अचानक से कहीं दिमाग पर असर तो नहीं हो गया? वो अचंभे से बोली। नहीं मम्मा, वो ठीक कह रहे थे, शादी कभी ना कभी तो करनी ही है, तो अभी क्यों नहीं। लेकिन आप उनको बता दें लड़की मेरी पसंद की होगी। वो सीटी बजाता हुआ पलट गया, जबकि शर्मीन साकत खड़ी रह गई। वो जल्दी से हयात कारदार के पास गई और उन्हें सारी बात कह सुनाई। वो हैरान रह गए। उन्हें डर था कहीं उनकी जिद में वो किसी गलत लड़की का इंतखाब ना कर ले, तभी उन्होंने उसे तलब कर लिया। वो जीन्स की पॉकेट्स में हाथ डाले खड़ा था। इस वक्त उजलत में हयात कारदार उसकी ये बदतमीजी भी नजरअंदाज कर गए। कौन है वो लड़की? वो दिलो जान से उसके जवाब के मुंतजिर थे। आप अच्छी तरह जानते हैं उसे, इनफैक्ट आपकी तो फेवरेट है वो। उसने मुस्कुराहट दबाए उनके तजस्सुस में इजाफा किया। मेरी फेवरेट? रियली? वो मशकूक हुए क्योंकि उन्हें उससे किसी अच्छी बात की तवक्का नहीं थी। शर्मीन खामोश तमाशाई बनी खड़ी थी। वो उसने रुक कर दोनों को देखा। अब बक भी दो। हयात कारदार ज्यादा देर उसके नखरे बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, तभी गुर्राए। वो गनवा सनाउल्लाह है, आपकी सेक्रेटरी। उसने दोनों को शॉक्ड कर दिया। शर्मीन तो होश में आते ही उससे बाजपुर्स करने लगी थी, जबकि हयात कारदार साकत बैठे थे। उनके मन में तो खुशी से लड्डू फूट रहे थे। दिली मुरादें इस तरह भी पूरी हो सकती हैं बिना कुछ कहे और इशारा दिए। तुम पसंद करते हो उसे? उन्होंने खुद के तासुरात पर काबू पाते संजीदगी से पूछा। किसे? उसने अचंभे से पूछा। हाय, अरे अब भाई, मैं गनवा की बात कर रहा हूँ। वो खशमगी लहजे में बोले। ओ अच्छा, पता नहीं। उसने सर खुजाया। तो फिर शादी क्यों करनी है उससे? वो हैरानी से पूछने लगे। उसके बेटे के लिए। बड़ी अकड़ रही थी, हाथ भी लगाया तो देखना हूँ। वो बड़बड़ाया। क्या मुंह ही मुंह में बोल रहे हो? खुलकर कहो। वो गरजे। हाँ, मैं कह रहा था शादी किसी ना किसी से तो करनी ही है, तो क्यों ना आपकी फेवरेट लड़की से ही कर ली जाए। उसने बतीसी दिखाई। हयात कारदार तो आज उसके तेवर देखकर ही हैरान हो रहे थे। कहाँ उनकी एक ना सुनने वाला और अब उनके आगे बिछा बिछा जा रहा था। हो ना हो कुछ गड़बड़ जरूर थी। शर्मीन भी हक्का बक्का खड़ी थी। बेटे, जानते भी हो वो बेवा है और उसका एक बेटा है। शर्मीन ने उसे हकीकत से रोशनास करवाना चाहा। कैसी बातें कर रही हैं मम्मा? अगर वो बेवा है और एक बेटे की माँ है तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या उसे जिंदगी जीने का हक नहीं है, या इस सब से वो कसूरवार है? प्लीज मम्मा, इन दकियानूसी ख्यालात से बाहर निकल आएं और इस्लाम के मुताबिक सोचें। मुझे समझ नहीं आती, हम हर चीज में मजहब को ले आते हैं, तो यहाँ हम क्यों मजहब के मुताबिक नहीं सोचते? मेरा फैसला अटल है, शादी करूंगा तो सिर्फ उसी से, वरना नहीं। वो अपने दिल की भड़ास निकालता वहां से निकल गया था, जबकि उन दोनों पर सोच के नए दर वाह कर गया। वो नहीं जानते थे कि उनका लापरवाह सा बेटा इतना गहरा होगा। वो किचन में हकदक खड़ी थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसे अचानक से हयात कारदार का अपनी बीवी के साथ आना और उनकी बीवी का उसके सदके वारी जाना। अगर अन्ना बी के अफसोस के लिए आती तो वो उसको यूं खुद से लिपटाकर प्यार ना करती रहती। अभी 2 दिन पहले ही तो हयात कारदार होकर गए थे उनके घर से। उस दिन जो कुछ हुआ उस वजह से वो शर्मिंदा सी थी उनसे। अब उसे सारी सूरत हाल मशकूक लग रही थी और उनके जाते ही उसके तमाम खदशात की तस्दीक भी हो गई थी। हाजी सनाउल्लाह ने जब उसे मिकाइल कारदार के रिश्ते के बारे में बताया तो काफी देर तक तो वो कुछ बोलने के काबिल ना रही। लेकिन अबू, वो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आपने उसी वक्त उन्हें मना क्यों नहीं कर दिया? पर मुश्किल जब्त के उसकी आवाज ऊंची हो गई थी।
बेटे मैं क्यों मना करता, इतना अच्छा रिश्ता खुद चलकर हमारे घर आया है तो मैं कुफराने नेमत क्यों करूं, और वो जहांगीर को भी बेटा बनाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने शाइस्तगी से जवाब दिया। यही तो अब्बू, वो ऐसे क्यों करेंगे, बल्कि कोई भी ऐसा क्यों करेगा। आज के दौर में कोई गरीब अपने बेटे के लिए किसी बेवा को नहीं ब्याहता, मगर ये तो अमीर कबीर लोग हैं जो अपने इकलौते बेटे के लिए मेरा रिश्ता लाए हैं। क्या अब्बू, आप भी बहुत भोले हैं, वो जरूर आपसे मजाक कर गए हैं। वो इस तरह जाइया हंस दी जिस पर हाजी साहब ने तासुब से सर झटका। बेटा लोग बदले हैं, माशरा बदला है, मगर अल्लाह ताला तो वही है ना। वो जिसके दिल में चाहे अच्छाई डाल दे, उसके कुन कहने की देर पर है सब कुछ पल में संभल जाता है। उनके धीमे लहजे पर वो लाजवाब होकर रह गई। ठीक ही तो कह रहे थे वो, अल्लाह तो वही है। उसको साकत देखकर वो उसके सर पर हाथ रखते वहां से उठ गए। वो अब उसकी अम्मी और बहनों को बुलाना चाहते थे। जितने अच्छे तरीके से वो उसे कायल कर सकती थी, वैसे वो खुलकर उससे बात नहीं कर सकते थे। अब्बू, आप लोग क्यों नहीं समझते, मैं हारिस की जगह कैसे किसी और को दे सकती हूँ। उसकी नम आवाज पर वो जाते जाते रुके। मैं जानता हूँ मेरी बच्ची, ये आसान नहीं है, लेकिन जाने वालों के साथ जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। तुम एक शहीद की बेवा हो, ये एजाज कम नहीं है, मगर मैं मजबूर हूँ। अगर इबाद नामी तलवार ना लटक रही होती तुम्हारे सर पर तो बाखुदा मैं कभी भी तुम्हें दूसरी शादी का ना कहता। आज के दौर में अकेली औरत को दुनिया सुकून से जीने नहीं देती, इसलिए मैं नहीं चाहता मेरे बाद तुम्हें यह दुनिया ठोकरों में ले। वो बमुश्किल अपनी बात मुकम्मल करते निकल गए। पीछे वो उन्हें देखती रह गई। यार तू बड़ी कोई तोप चीज है, उस बच्चे के लिए शादी कर रहा है ताकि अपना रौब जमा सके। उफ, ऐसे घटिया प्लान्स तेरे जरखेज दिमाग में ही समा सकते हैं। के खुलेआम इजहार पर वो उसे महज घूर कर रह गया, क्योंकि वो लोग इस वक्त यूनिवर्सिटी में सेमिनार अटेंड कर रहे थे। वैसे ये बहुत गलत बात है, वो एक बेवा है, क्या कुछ नहीं सहा होगा उसने। अगर तो नेकी का काम कर ही रहा है तो दिल से कर ताकि सवाब भी मिले। मुझे तुझसे ये तवक्का नहीं थी। हसास दिल वलीद फौरन से पेशतर एतराज उठा गया। तौबा तौबा, तुम लोगों को मैं आदमखोर नजर आता हूँ या फिर कोई हैवान जो उसकी जिंदगी हराम कर देगा। मुझे तो लगता है तुम लोग नाइट मेयर्स भी मेरे ही देखते होगे, बल्कि तुम्हारे बच्चे होते तो तुम उन्हें सुलाने के लिए भी मेरा ही नाम लेकर डराते। वो तो गोया फट पड़ा था और उसकी आवाज़ कतरे ऊंची हो गई थी। तभी पास से गुजरते सर वजाहत भी वहीं आ गए। क्या हो रहा है यहाँ? उनकी सख्त आवाज़ पर वो तीनों लब भेंचे उनकी तरफ मुड़े। अरे वाह, देखिए जनाब, सब लोग उनके रुखे रोशन का दीदार कर लें। आखिर हमें ये मौका भी कभी कभी नसीब होता है। बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलादें हम जैसे गरीबों को कहाँ मुंह लगाती हैं। वो उसकी शक्ल को देखते ही नॉन स्टॉप शुरू हो गई, जिस पर वो बेजारी से जमाइयाँ लेता रहा, जैसे उनकी बात में जरा बराबर दिलचस्पी ना हो। वो उसे बकते झकते चले गए। जिसको उसका बाप ना सुधार सका वो क्या कर सकते थे। यार इस प्रोफेसर को बार बार अपने आप को गरीब कहने से क्या मिल जाता है। अच्छी खासी मोटी रकम हर माह तनख्वाह में मिलती है इसको, फिर भी ले देकर मेरे बाप के ट्रांसपोर्ट के बिजनेस पर इसकी निगाहें आ ठहरती हैं। वो उनके जाने के बाद जले दिल के फफोले फोड़ने लगा, जिस पर सारी क्लास हंसती। यार तुम भी तो आज सेमिनार वाले दिन शक्ल दिखा रहे हो, जब रेगुलर क्लासेस हों तब तो आते नहीं। यही चीज़ तो उन्हें तैश दिला गई। उसके क्लास फेलो अहमद ने कहा। हाँ, पहले तो जैसे फूल झड़ते हैं ना इनके मुंह से मेरे लिए। वैसे भी मैं तो पूरी ईमानदारी से क्लास लेने आया था, मुझे क्या पता था आज सेमिनार है। उसकी मासूमियत पर वलीद ने ज़ेरे लब इस्तग़फ़ार पढ़ा, क्योंकि कल रात ही तो उसने मीकाइल को बताया था कि आज इकनॉमिक कॉरिडोर के बारे में सेमिनार है। वो वलीद के देखने पर एक आंख दबा गया और वलीद के सुर्ख पड़ते ही कहकहा लगा उठा। वलीद उसे ज़ेरे लब कोस कर रह गया। अपिया अब्बू ठीक कह रहे हैं, आप अकेली जय के साथ कब तक रहेंगी? भाई ने घर में उधम मचा रखा है, जैसे ही मौका मिला वो आपको ले जाएंगे और फिर ज़बरदस्ती शादी भी करवा देंगे। जोया ने उसका हाथ पकड़ा। जय को भी बाबा की ज़रूरत है अपिया, वो अभी से महसूस करता है, जब बड़ा होगा तो लोग उसे और ज़्यादा एहसास दिलाएंगे। उसके मासूम जहन का ही सोच लें, अब तो वो स्कूल जाने लगा है, वहाँ बच्चों को अपने बाबा के साथ देखेगा तो उसके अंदर एहसास महरूमी जन्म लेगा। इस बार माया बोली। वो दोनों आते ही उसे समझाने लगी थी, जबकि अनाया जय को लेकर झूले पर बैठी थी। अपिया मैं जानती हूँ आपके लिए आसान नहीं है हारिस भाई की जगह किसी और को देना, मगर वो भी ऐसा हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि आप यूँ अपनी ज़िंदगी ज़ाया करें। आपको एक अच्छे हमसफ़र की ज़रूरत है और देखें अल्लाह ताला आपको नवाज रहा है। आप खुद ही तो कहती हैं आपके पास बहुत अच्छे हैं, तो उनका बेटा भी वैसा ही होगा। जोया की बात पर उसने मुट्ठियाँ भींच लीं। वो कितना अच्छा था ये उससे बेहतर कौन जान सकता था। देखिए अपिया कैसे खुश लग रहा है हमारा प्रिंस। इसे रिश्तों की ज़रूरत है अपिया, वो अकेला वैसे ग्रो नहीं करेगा जैसे मोहब्बत करने वाले रिश्तों में उसे तहफ़्फ़ुज़ और अपनेपन का एहसास होगा। माया ने उसकी तवज्जो झूले में बैठे जय की तरफ दिलाई, जो बात बात पे चहक रहा था।
वो उसके चेहरे पर सच्ची खुशी के रंग देख सकती थी। वो कुर्सी पर साकत बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका दिमाग मुख्तलिफ सोचों की आमाज का बना हुआ था। तभी अपनी गोद में वजन महसूस करते वो चौंकी। जैसे ही नजर पड़ी तो हंस दी। उसकी सारी कसाफत धुल गई थी। जहांगीर सारे खिलौने उसकी गोद में रख रहा था। इतना ढेर लग गया था कि एक चीज रखने पर दूसरी गिर जाती, दूसरी रखता तो तीसरी गिर जाती। मम्मी खाला को बोले मुझे स्पाइडर मैन बनाए, फिर मैं उड़कर शाम को किक मारूंगा। जय की जंप करके बताने पर वो हैरान रह गई। मेरी जान एहतशाम तो आपका दोस्त है ना, दोस्त को ऐसे नहीं मारते, उसने प्यार से पुचकारा। तो अब मैंने उसको फ्रेंड नहीं बनाना, वो बैड बॉय है, वो दांत पीसते हुए बोला जैसे एहतशाम को कच्चा चबा जाएगा। लेकिन हुआ क्या है, इतने गुस्से की वजह? कनवा के पूछने पर वो उसकी गोद से खिलौने नीचे फेंककर खुद चढ़कर बैठ गया। उसे अपनी बात सुनाने के लिए पूरी तवज्जो चाहिए होती थी, तभी अपना एक नन्हा सा हाथ उसके गाल पर रखा। मम्मी देखें, जय के पास बहुत सारे टॉयज हैं, मम्मी ने लेकर दिए हैं। उस पर शाम कहता है मम्मी नहीं, बाबा लेकर देते हैं टॉयज। वो अपने बाबा के साथ जाता है, लेकिन वो कहता है जय के पास तो बाबा ही नहीं है। वो अपनी बात करते करते जैसे ही उसकी नज़र गनवा की नम आंखों पर पड़ी तो सहम गया। मम्मी रोए मत, सॉरी जय की मम्मी बहुत अच्छी हैं, वो उसकी आंखें साफ करते हुए बोला। जय मेरी जान, दूसरों की बातें मत सुना करो, अच्छे बच्चों को दोस्त बनाया करो जो आपकी हेल्प करें, ओके? उसने जय की गाल चूम कर कहा। ओके, इसलिए मैंने शाम को किक कर दिया, वो पुरजोशी से बोलता गनवा को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। चलो रात बहुत हो गई है, अब सोते हैं हम। गनवा उसे गोद में लिए बेड पर लिटाकर खुद उसके लिए दूध लेने चली गई। जब वो वापस आई तो वो बेड की तरफ रुख किए खुद से ही बातों में मसरूफ था। मैं भी बाबा के पास चला जाता, लेकिन मैं मम्मी को भी नहीं छोड़ सकता, वो रोएंगी फिर। उसकी बड़बड़ाहट सुनती गनवा का दिल दहल गया। सोया ठीक कह रही थी, वो कितनी भी कोशिशें कर ले मगर लोग उसके अंदर एहसास महरूमी लाजमी पैदा कर देंगे। उसका असर उसके बच्चे की शख्सियत पर पड़ना था और वो ये सब हरगिज नहीं चाहती थी। मिकाइल रात के दूसरे पहर जिम में मौजूद इस तरह कैफियत में बाल बार बार उछाल रहा था। उसने हर किसी की बातों को मजाक में उड़ा दिया था, मगर अब वो संजीदगी से हर बात पर गौर कर रहा था। क्या वो महज बच्चे के लिए शादी करेगा? उसके खुद के पास भी इस बात का जवाब नहीं था। उसके जहन में गनवा का सरापा लहराया। दुबली पतली शफाफ रंगत वाली वो लड़की काफ़ी हद तक पुरकशिश शख्सियत रखती थी। हर वक्त सलीके से दुपट्टा लपेटे रखना उसे मजीद बावकार बनाता था। वैसे भी वो खुश था कि डैडी के सोचे हुए रिश्ते से हटकर ही लड़की पसंद की थी उसने। डैड ने ज़रूर किसी बिजनेस पार्टनर की बेटी ही मुंतखब कर रखी होगी। वो अभी मजीद गौर फरमाता तभी उसकी मम्मा अंदर दाखिल हुई। मिकाइल बेटा अभी तक जाग रहे हो? उन्होंने खफकी से पूछा। जी आप भी तो जाग रही हैं। उसने उनके परेशान चेहरे को देखा जो उसे डिनर के वक्त से ही बुझा बुझा लग रहा था। हाँ बस ऐसे ही, नींद नहीं आ रही थी। वो बौखला गई। आप मुझसे भी छुपाएंगी? क्या डैड ने कुछ कहा है? उसके जबड़े भींचे। अरे नहीं नहीं, वो तुम्हारी खाला का फ़ोन आया था आज, उन्होंने जल्दी से बात संभाली। तो उसने हैरत से पूछा, क्योंकि नरमीन खाला का फ़ोन तो रोज़ ही आता था। वो तुम्हारे रिश्ते पर गुस्सा थी, वो चाहती हैं तुम्हारी और सुंबल की शादी। उनकी बात अधूरी रह गई थी। प्लीज़ मम्मा, फॉर गॉड सेक, आपको लगता है मैं उस पापा की परी से शादी करूँगा जिसकी ज़ुबान पर हर वक्त ब्रांड्स के नाम रहते हैं, जिसे बस हर वक्त घूमने फिरने का शौक़ है? वो यहाँ एक दिन के लिए आ जाए तो मेरा दम घुटने लगता है। और आप चाहती हैं शादी? नो नेवर। वो तो गोया फट ही पड़ा था। कूल डाउन बेटा, मैं उसे खुद देख लूँगी, तुम परेशान ना हो और जाकर सो जाओ। वो उसे आराम करती पलट गई। वो फिर से अपने मशगले में गुम हो गया। सोना तो उसे अपनी मर्जी से ही था। सुबह उसकी आंख खुली तो घर में भौचाल आया हुआ था। वो जल्दी से जय के ऊपर कंफर्टर दुरुस्त करती चुपके से बाहर निकल आई। सामने का मंजर उसे बौखलाने के लिए काफ़ी था, जहाँ इबाद और अब्बू आमने सामने खड़े थे जबकि अम्मी और उसकी बहनें रोने में मसरूफ़ थीं। वो उजलत में आगे बढ़ी तो इबाद की उस पर नज़र पड़ गई। ले आ गई आपकी शहजादी जो हमारे गले का अजाब बनी हुई है, वो इस्तेहज़ाइया अंदाज में बोला तो गनवा लब भींच गई। खबरदार जो बकवास की तो मेरे सामने। हाजी सनाउल्लाह दहाड़े थे। लोग पागल होते हैं जो बेटियों के होते हुए अल्लाह ताला से बेटा मांगते हैं। मेरा तो एक ही वबाल जान बना हुआ है। आप इसकी वजह से ऐसा बोल रहे हैं? यही है फसाद की जड़। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सब लोग हम पर थू थू कर रहे हैं और यह आराम से खड़ी है यहाँ। वो जैसे ही तैश में आगे बढ़ने लगा, अब्बू ने उसे रोक लिया। वहीं उसकी माँ बहनें भी आगे आईं। कनवा को पहले पहल तो कुछ समझ ना आया क्या करे, लेकिन वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था। फिर जल्दी से किचन की तरफ भागी और चाकू उठा लाई। खबरदार अगर आगे आए तो मेरे घर में भी खड़े होकर मुझे ही धमकियां दे रहे हैं, यानी एक शहीद फौजी जवान की बेवा को। जानते हैं यहाँ के लोग मेरी कितनी इज्जत करते हैं। मेरे एक इशारे पर आपको मसल कर रख देंगे।
میں صرف ابو کا لحاظ کر رہی ہوں، ورنہ آپ جیسا بھائی کسی دشمن کو بھی نہ دے اللہ تعالیٰ، جسے اپنی بیوہ بہن کا ہی خیال نہیں۔ اس کی پھنکار پر عباد تو عباد، باقی سب بھی بھون چکا رہ گئی ہے۔ ان کی دبو سی گنوا تو نہیں تھی، وہ صنف نازک کی بجائے صنف آہن لگ رہی تھی۔ مومی، جے کی سہمی ہوئی آواز پر وہ پیچھے مڑی تھی۔ اس نے جلدی سے چاقو چھپایا۔ جے، مومی کی جان، جلدی سے میرا فون اٹھا کر لاؤ، اس نے خود کے تاثرات پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ مومی، آپ روئیں تو نہیں؟ جے کے کہنے پر اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو پتہ چلا اس کے آنسو زاروں قطار بہہ رہے تھے۔ میں نہیں رو رہی میری جان، آپ جاؤ اور جا کر میرا فون لاؤ، ہم بریگیڈیئر انکل سے بات کریں گے۔ اس نے حارث کے دوست ذیشان کا نام لیا جو آرمی میں بریگیڈیئر تھا اور وقتاً فوقتاً ان کی خیریت دریافت کرتا رہتا تھا۔ جے اندر گیا تو وہ دوبارہ ان کی طرف پلٹی۔ اگر اپنی عزت نفس پیاری ہے تو شرافت سے یہاں سے چلے جائیں، ورنہ میں بھول جاؤں گی کہ آپ میرے کچھ لگتے بھی ہیں۔ اس کے دو ٹوک لہجے پر وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ میری بھی سنتے جاؤ، میں جب واپس لوٹوں تو تم مجھے گھر میں نظر نہ آؤ، تمہارا جتنا بھی زمینوں میں حصہ بنتا ہے میں خود تمہیں کاغذات بھجوا دوں گا۔ میری بیٹیاں میری ذمہ داری ہیں، میں خود کر لوں گا جو ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ حاجی ثناء اللہ کی بات پر وہ بے یقینی سے امی کی طرف مڑا جو نم شکوہ کناں آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ لب بھینچے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی گنوا چاقو پھینکتے ہوئے ابو کی طرف بڑھی تھی جو لڑکھڑائے تھے۔ ابو، کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس نے جلدی سے انہیں تھاما۔ میں ٹھیک ہوں میری بچی، بلکہ خوش ہوں، میری بچی خود کی حفاظت اچھی طرح کر سکتی ہے۔ انہوں نے سرد آہ بھرتے ہوئے اس کا سر تھپکا۔ ابو، وہ رونے لگی تھی۔ آج وہ حقیقتاً خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس کا بھائی اتنا گر سکتا تھا تو باقی دنیا کون سا اس کی سگی تھی؟ ان کو بھی سکھاؤ گی یہ بہادری کے اسباق؟ ان کے مسکرا کر اپنی تینوں چھوٹی بیٹیوں کی طرف اشارہ کرنے پر وہ نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلاتی سب کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ جی میں تو ٹھیک ہوں، بس مومی روئی ہیں، وہ بیڈ انکل آئے تھے، پھر وہ جے فون پر گفتگو کرتا باہر آیا تھا جس پر سب حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئے۔ کنوا نے تو محض ڈرانے کے لیے کہا تھا، مگر اسے کیا معلوم تھا اس کا بیٹا سچ میں نمبر ملانا جانتا ہے۔ اس نے بہت مشکل سے بریگیڈیئر ذیشان کا دھیان بٹایا ورنہ اسے کچھ کھٹک رہا تھا۔